Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 21. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से यार वीडियो आने में थोड़ी सी डिले हो गई, कुछ पर्सनल रीज़न है। राइट, खैर आपको पता है बूस्टर पैक क्या है, और अधिक जानने के लिए बूस्टर पैक के जो वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पर अब जाकर देखो, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट रिलीज आंसर की के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मैथ और रीजनिंग के, उस क्वेश्चंस को डिस्कशंस करता है। राइट, तो आज 21 में क्या क्या है आपको हम दिखला देते हैं। पहला क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का है, रेशियो का है, इजीली होना चाहिए। जो क्लास फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं उससे भी हो जाएगा यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखो, ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सिर्फ इनका एक डराने का मकसद है कि आप 6 and 31 का चेक करो। आप कहीं माइंड में ये नहीं लगा लो कि यार मुझे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं और फिर से चेक करने हैं। नो नो नो, कॉमन सेंस इसमें लगाना है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ कॉमन सेंस वाले ही हैं, तो उसको मैंने फोकस किया है। ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं और आज एक करेंगे। राइट, नेक्स्ट पाइप के क्वेश्चन हैं, पाइप एंड सिस्टम के। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, पाइप एंड सिस्टम में वही फॉर्मेट लगते हैं जो टाइम एंड वर्क में लगते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, ये होलो स्फेरिकल सेल है, यानी मतलब एक खोखला गोला है। ठीक है, और तो उसका वेट निकालना है, तो उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे और ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं। क्या मान लो कि यदि देखो ये सारे एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं, हिंदी आज नहीं हो पाई, सॉरी यार, बट आने वाले टाइम से होगा। खैर हम सब कुछ समझाएंगे। राइट, तो इसको कैसे बेस्ट अप्रोच में कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सर्कल का क्वेश्चन है, इजी है बट कैलकुलेशन हैक बतलाएंगे ये कैसे और आराम से आप कर सकते हो, ऑप्शंस का कैसे इसमें यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, अच्छा लगा, पजल्स पजल्स हैं। इस चीज़ को हम लास्ट के कई वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो सोचा कि ले लेता हूँ। ये एनटीपीसी यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो यार अच्छी बात है। राइट, तो मैंने सारे क्वेश्चंस दिखा दिए, आज मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं और आपको सारे दिखा दिए, जिनसे ये हो जाते हैं। आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, बट एक बात ध्यान रखना, यदि आपके कोई लव्ड वंस हैं तो आप उन तक शेयर कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो। और इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फ़ायदेमंद डेफिनेटली होगा, कुछ अलग स्टाइल से करते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है। ओके, सुनो, C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 29 एंड B, मतलब 29 और B दो नंबर है और C उसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। थर्ड प्रोपोर्शनल, देखो 29 मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक 29 नंबर है और एक मेरे पास B नंबर है, तो 29 और B। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये चार बिंदा होता है, अब अभी बताएंगे क्या क्या होता है। और उसके बाद ये B और रेशियो C, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कि 29 इसको रेशियो बोलते हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं, मतलब दो बिंदा तो रेशियो और हिंदी में अनुपात। और यदि ये चार बिंदा हैं तो ये होता है प्रोपोर्शनल, यानी इसको बोलते हैं समानुपात। तो इसमें चार बिंदा होते हैं, तो आप मतलब जब आप पढ़ तो लिए ही होंगे यार, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं पता होगा आपको, सॉरी। तो ये चीजें सेम होती है, बोला हाँ ठीक है। तो आप इसको लिखते कैसे हो, 29, 29
बटे बी, और इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हो ना कि 29 बटे बी, और ये प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर हो जाएगा, बी रेशियो का मतलब बटे हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, बी स्क्वायर बराबर कोना कोनी गुना कर दो, कोई दिक्कत, बी स्क्वायर बराबर 29 इंटू सी। अब इसमें एक बात दे रखा है, क्या दे रखा है कि b इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब b पहली 3 सम संख्याओं का योग है। ठीक है, तो पहला 3 सम संख्या क्या होगा, 2 होता है, 4 होता है, पहला 3 सम संख्या यही होगा, 2 4 6, और इसका सम कितना हो जाएगा, यदि आप सारे को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 12। आज ज़्यादा बच्चा वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दो, b की जगह पर 12 पुट करनी है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा c। तो इस c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1 4 4 29, 29 पंचे 145, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 5 से कम आएगी, यही होगा ना। 29 पंचे कितना 145, क्योंकि 30 पंचे 150, 29 पंचे 145, तो 5 से वैल्यू कम आएगी। तो 5 से वैल्यू, अब ऐसा मत बोलना कि यार ये हम क्यों ये नहीं लगा सकते, ये क्यों नहीं लगा सकते, तो 29 या 87 ही होता है। शो सीधा हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, राइट। शो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रेलवे इस बार थोड़ा चाल चल रहा है, वो ना आपको डिविजिबिलिटी वाले इस टाइप के क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं कि आप ऐसा संख्या ऑप्शंस में चूज करो जो कि किसी दो संख्या से डिविजिबल है, किसी दो संख्या से डिविजिबल है, कि ये 6 है, ये 31 है। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दो संख्या से डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। बोला हाँ ठीक है, ये तो रूल कहता है ना भाई। आप हर जगह रूल के हिसाब से चलोगे तो काम कैसे होगा, यानी 186 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप 186 का डिविजिबिलिटी चेक करने नहीं बैठ जाओगे, हम करेंगे कि ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा स्मार्ट सोचते हैं। अब मेरे लिए इजी क्या होता है, मेरे लिए इजी 6 रहता है। बोला हाँ ठीक है, 6 इजी होता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी यदि चेक करना है, इसका मतलब वो 3 का भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 का भी डिविजिबल होना चाहिए। बोला ठीक है, 3 का चेक कर लेते हैं। क्यों 3 का चेक करेंगे, क्योंकि 2 का डिविजिबल तो हमको दिख ही रहा है कि 2 का डिविजिबल सारे ऑप्शन हैं, तो हमको चेक ही नहीं करना, तो हमको 3 का चेक करना है। तो 7 3 10 2 12, ये तो डिविजिबल है फिलहाल। 2 1 3 3 6 2 8, ये डिविजिबल नहीं है। 9 4 13 14 26, ये डिविजिबल नहीं है 3 से। 8 2 10 5 15 8 23, ये डिविजिबल नहीं है। देखो 3 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, यदि उसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। सिर्फ मैंने वही किया। क्या ये सारे सवाल में लग सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आपने क्यों लिया, लेने का मकसद ये है कि जब मैंने इस सवाल को लिया तो आपको मैं ये भी दिखलाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी एनटीपीसी के और आंसर भी उसी के हैं, ऑप्शन भी उसी के हैं, ठीक। तो जहां से ऑप्शन से मेरा सस्ता में काम हो जाएगा तो हम सस्ता वाला ही चीज़ अपनाएंगे, ताकि टाइम को बचाया जा सके, राइट। सो शायद आपको समझ आ गई होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। शायद क्या है यार, ये तो इजी है इतना। ये हैं मेरे पाइप एंड सिस्टर, उनके क्वेश्चंस, मतलब पानी है, टंकी है, बस पाइप से भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाइप ए और पाइप बी, ए एंड बी मतलब एक टंकी को भरेगा, तो एक 84 मिनट में भरते हैं, एक 36 मिनट में भरता है। देखो
इस सवाल लेने का मकसद कि आप एलसीएम पे कैसे काम करते हो, यदि आप फॉलो कर रहे हो तो ये सवाल आपसे हो जाने चाहिए, मेरा इतना उम्मीद है, राइट। पर यदि नहीं हुआ कोई नहीं, आप देखो एलसीएम कैसे बनाते हैं। जैसे कि 84 है ना और ये 36 है, तो 12 का मल्टीपल तुमको दिख ही रहा। बोला हाँ ठीक है, तो 12 बरसती 84, इसको 84 बना दिए। अब जब नीचे वाली संख्या को हम कवर करेंगे तो ये 36 है, तो 12 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 12 है 36। बोला हाँ ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर 84 है, ये क्या होता था, ये टाइम होता था, ये क्या होता था, ये टोटल वर्क होता था। क्या एग्जाम में ये सब लिखना है? नहीं भाई, नए लोग के लिए, जो देख रहे हैं पहली बार उनके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी बात पुराने को पता है। और यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बरसती 84, तो ये 84 तो कट जाएगा, इसका मतलब एफिशिएंसी इसका कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 12×36, यानी ये 12×36, यहाँ पर ये कट जाएगा तो इसका एफिशिएंसी आएगा 7, ठीक है। अब इसने ये बोला आफ्टर हाउ मच, देखो यहाँ क्या दिया कि बोथ पाइप ए एंड पाइप बी को ओपन किया जाता है। देखो इस लाइन को सुनना, नहीं तो आप कैलकुलेटिव में पड़ जाओगे। कि दो पाइप को ओपन किया जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी turned off so that the empty system is completely failed in a total of 42 मिनट। मेरे को एक बात बताओ कि जो ये मान लो कि ये टंकी है, ठीक है, और यहाँ से एक नल ए आ रहा है, एक नल बी आ रहा है, ठीक है। इसने ये बोला कि ये 84 मिनट में भर रहा है और ये 36 मिनट में भर रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो ये खाली रहेंगे। तो इसने बोला कि दोनों को मैं खोल खोल दिया हूं, तो बी को मैं कितने देर के बाद बंद कर दूंगा जिससे कि ये 42 मिनट में भर जाए। इसका मतलब ये है कि बंद आपको बी को करना है। बोला हाँ, लेकिन ए के बारे में तो इसने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि ए 42 मिनट तक चलेगा, कोई दिक्कत, ए 42 मिनट तक चलेगा। तो 42 मिनट तक यदि चलता है तो एक कितना यूनिट पानी डाल देगा टंकी में। तो 42 × 3 करेंगे, 2 6, 4 12, 126। ये तो मेरा ए डाल चुकेगा पानी, और टोटल कितना वर्क करना है, ये टोटल वर्क होता है बरसती 84, 84 तिया 252, क्योंकि 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 252, 252 है। और 252 में से ए कितना आपका यूनिट डाल चुका है, 126 डाल चुका है। सिर्फ हम ए पर काम कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर कितना कितना बच जाएगा, 126 बच जाएगा। आप सुनो, ए वाला काम मैंने क्लियर कर दिया कि भैया ए को हम 42 मिनट चला दिया, मेरा 126 यूनिट दिया। अब 126 यूनिट को कौन भरेगा, अब 126 यूनिट को बी भरेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल वर्क में यदि इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी को हमको 18 मिनट चलाना पड़ेगा। तो बी को 18 मिनट चल जाएगा तो वो अपना पानी डाल देगा उसमें टंकी में। तो जब पानी डाल देगा तो वो टंकी वो 42 मिनट में फुल हो जाएगा। इसका मतलब टंकी बंद कब करना है, बी को 18 मिनट हम काम करवा लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। देखो इस सवाल में सिर्फ आपको ये बात ध्यान देना है कि जिसको हमें बंद करना है, ठीक है, उस पर हम शुरू में काम नहीं करेंगे। जिसको पूरी तरह से हमको काम कराना है उसका पूरी तरह से काम करके उसका काम को हम बाहर कर देंगे। जो काम बच जाएगा, जो पानी भरना है हमको टंकी में वो बच जाएगा, वो हम जो रिमेनिंग पाइप हैं, मतलब मान लो कि जैसे कि यहाँ पर बी है, तो बी को हम उतना ही देर न चलाएंगे, ओवरफ्लो तो नहीं करना है ना यहाँ पे, राइट, जैसा कि आप कभी कभी कर देते हो। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो सवाल
लेने का मकसद थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें, पहली बात थोड़ा क्या पूरा क्लियर करें, और ऑप्शन का कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज़ पे काम करेंगे। क्योंकि आपको शुरू से पता है कि बूस्टर पैक ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करता है कि हाँ किस सवाल में कितना टाइम बचाया जा सकता है, क्योंकि टाइम बचाना ज़रूरी है, आपको भी पता है 100% स्कोर करना है तो टाइम बचाना ज़रूरी है, राइट। तो चलो ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा काम पे आते हैं। क्या नाम बोलता है कि एक होलो स्फेरिकल सेल है मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी किस ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखो आप इसको 2D में समझो कि एक गोला है, लेकिन वो गोला ना खोखला है, ठीक है, खोखला गोला है, मतलब ये तो गोला कंप्लीट है ही, ये गोला ठीक है, लेकिन ये इस खोखला गोला का मतलब क्या होता है कि ये एक कंप्लीट गोला है और इसके ऊपर एक गोला है, लेकिन ये खोखला है। ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो, ठीक है। तो खोखला गोला है, बोला हाँ ठीक है, क्या करना है, होलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी, अच्छा इसका जो इसने डेंसिटी दे रखा है ना, देखो डेंसिटी दे रखा है 21 ग्राम, 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको निकालना है, देखो इसका जो इसने रेडियस दे रखा है, एक इंटरनल वाले का 8 दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और बाहर वाले का 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो खोखले गोले का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो, बोला कि याद नहीं रहता है, जैसे भी निकालते हैं। अच्छा बताओ, एक गोला है, उसका आयतन यदि आपको निकालने बोलेगा तो आप क्या कहते हो कि 4/3 पाई आर क्यू करते हैं सर, ये वाला याद हमको रहता है, खोखला वाला का पता नहीं। चलो अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से, 4/3 करते हो ना, बोला हाँ करते हैं। यदि हम बड़ा वाला का निकालेंगे, क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यू, और बड़े वाले में से यदि हम छोटे वाले को घटा दें, छोटे वाले को घटा दें, तो इस बड़े वाले में से यदि देखो इसका यदि हम वॉल्यूम निकाल लें और इस वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटा दें तो ये वाला चीज़ निकल जाएगा, बोला हाँ ठीक है। तो 4/3 कॉमन ले लेते हैं हम, पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, देखो ये तो फॉर्मूला होता है। अब याद कैसे रखें, 4/3 पाई तक तो आपको पता है, चूंकि खोखला है तो आपको सीधा कर देना कि आयतन तो हम निकाल ही रहे हैं, तो आर क्यू माइनस आर क्यू कर देते हैं, तो ये बीच वाला का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, बोला हाँ ठीक है। ठीक है, तो सुनो आप सॉल्यूशन कर दो, हम आयतन निकाल रहे हैं कि 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर क्यू माइनस आर क्यू मतलब बड़ी वाली त्रिज्या 9 × 81 × 729, और 8 का क्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 512, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 22/7, और ये हो जाएगा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 217 हो जाएगा, बोला हाँ ठीक है। अच्छा जो भी होगा ये सेंटीमीटर क्यू में होगा, ये पता है ना, क्यों क्यू में होगा, ये दिख रहा है आर क्यू, तो यदि सब सेंटीमीटर से मतलब सेंटीमीटर में यदि रेडियस है तो वॉल्यूम क्या आएगा सेंटीमीटर क्यू में आएगा, बोला हाँ ठीक है, ये तो इजी वाला बात है। एग्जाम में मान लो आपको याद नहीं रहा कि द्रव्यमान मतलब जो इसका वेट है, हिंदी में तो द्रव्यमान ही बोलते हैं ना, तो इसका जो वेट है, वेट हम कैसे निकालेंगे,
तो वेट नॉर्मली अभी यहाँ पर किस में होगा कि केजी में पूछ रहा है, अरे केजी में पूछ ले या ग्राम में पूछ ले, क्या दिक्कत है। तो सुनो, इसने डेंसिटी कितना दिया है 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। हमको एग्जाम्स में फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम कहेंगे कि यार देखो वॉल्यूम तो हमको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, तो बोलेगा कि ये सेंटीमीटर क्यों है और ये प्रति सेंटीमीटर क्यों है, और आंसर मेरा यदि ग्राम में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस दोनों चीज का प्रोडक्ट होगा, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एक अंश में है और एक हर में है। तो हम जानेंगे कि ऐसे भी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर यदि करेंगे तो वॉल्यूम और ये डेंसिटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपको याद ना रहे और जिस एग्जाम्स में टाइम है, तो आप उसके लिए ये चीज़ लगा सकते हो। बोला ठीक है लगा देते हैं। तो वॉल्यूम मेरा ये आया है 4/3 22/7, मतलब पाई का वैल्यू, और आर क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू आया है 217, और ये डेंसिटी कितना है 21 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो निकल रहा है ना मेरा वेट निकल रहा है, तो 7 या 21 हम कटा के थोड़ा सा दिमाग को अपना हल्का करते हैं। ठीक है, बोला ठीक है। क्या यूनिट डिजिट्स जा सकते हैं, देख लेते हैं। 7 दूना 14 चौकी 56, एक ऑप्शन यहाँ पे है और एक ऑप्शन यहाँ पर है और एक ऑप्शन ये तो कट गया। 2 ऑप्शंस फिर भी आपके पास हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इतना प्रोडक्ट करें? प्रोडक्ट यदि करें तो आप स्मार्ट बच्चे हैं ही नहीं। तो क्या करें, एक काम कर लेते हैं, 4 का मल्टीपल हम एक बार चेक कर लेते हैं ना। 4 का मल्टीपल भी काम नहीं होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं, तो ये भी डिविजिबल है, 4 वाला भी काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ हम रास्ता बता रहे हैं, लेकिन आप पकड़ लोगे उस समय जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 22 है, हाँ हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। बोला हाँ चेक कर लो, डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, क्या फॉर्मूला उतना लगाएंगे। अब 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, 11 यहाँ कितना बचेगा 50, 11 चौक 44, यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 9, 11 छक 66, 3 और 6, 11 से ये डिविजिबल नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली होगा। लेकिन फिर भी अपना शांति के लिए चेक कर लेते हैं। 11 का 11, यहाँ पर कितना बचा 8, 0 80, तो 11 7 77, 3 और 9, 11 3 33, 6 और 6, 11 छक 66। ठीक है, तो आपका आंसर ये हुआ। देखो ये केजी में पूछ रखा है, इसीलिए इसने 1000 से डिवाइड किया है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इतना सा पता है। ठीक है, कि यदि हमको केजी में चाहिए आंसर और ग्राम में आया हुआ, तो हम 1000 से डिवाइड करके वहाँ तक जा सकते हैं। देखो यहाँ ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझाए, लेकिन जिससे कॉन्सेप्ट पता है कोई बात नहीं यार। लेकिन हाँ, डिविजिबिलिटी यहाँ पर आपका लग जाएगा और आप सवाल बना सकते हो। कोई भी ऑप्शन हमारे नहीं हैं, सारे एनटीपीसी के हैं। लेकिन हाँ, आपको चेक करना आना चाहिए कि हाँ आप ऑप्शन लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। अरे नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, तब तो ये अपना है ही ट्रेडिशनल, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता सवाल। लेकिन यदि आप ऑप्शन लगा सकते हो तो देखो, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन मैं ना या आप भी इतना ही करने का जरूरत था। इतना भी क्या यार, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख लेता तो आंसर आ जाता। क्या ये सब जगह लग सकता है? गारंटी नहीं है। मान लो कि ऑप्शन उसने उसे बना दिए तो फिर आपको ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर हम जा सकते हैं तो वहाँ पर हम डेफिनेटली जाएंगे। राइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक सर्कल का क्वेश्चन से। देखो ये सर्कल का जो कंसेप्ट है ना, सबको पता रहता है। ठीक है, और आपको भी पता डेफिनेटली होगा। देखो इसमें क्या है ना, कि एक सर्कल है, राइट। एक सेकंड रुक जाना यार।
चार्जिंग नहीं लगा हुआ था, दिक्कत हो जाता फिर। सुनो, एक सर्कल है। कहाँ चला गया? हाँ, एक सर्कल है, ठीक है। बोला इसने कि पी एक पॉइंट है, पी इज ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल, मतलब पी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर में, एंड 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटीमीटर। कौन सा ये इंग्लिश है सर? प्यारी बच्चे हैं ना, सब मिला जुला के चलते हैं। तो 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 17 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है। बोला हाँ ठीक है। अ सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी इंटरसेक्ट द सर्कल, मतलब एक एक वो प्रतिच्छेदी रेखा है। सेकंड मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। और टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्श रेखा। और यदि आपको ये याद ना रहे ना, तो आप एक काम करो, जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे हिंदी में तो रहता ही क्वेश्चन कि अ सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। कब इंटरसेक्ट करेगा? जब इसको प्रतिच्छेद करेगा। तो कोई बात नहीं सर, प्रतिच्छेद हम करा देते हैं कि ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है। ओ में हमारे पास एक सेंटर है। बोला ठीक है। और ये जो पूरा डिस्टेंस ना, ये वाला पूरा डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। बोला कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्ट कर दिया, पी और पी भी हो गया, ठीक है। तो इसने ये दे रखा था कि ए बी जो है ना 7 है, ए बी, एक सेकंड रुकना यार, और पी ए इसने 8 दे रखा है। सुनो, पी ए इसने 8 दे रखा है। एक्चुअली होता क्या ना, ये जो सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, तो इस कॉर्नर पर ना रिकॉर्डर लगा हुआ है, तो यहाँ का डाटा हमको दिख नहीं पाता है, ठीक है। सुनो, इस सवाल में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है पता है? ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये वाला कंडीशन ध्यान रखना पड़ता है। पहला बात कि पी बी ग्रेटर देन पी ए, ठीक है। एक चीज़ वो ध्यान रखना पड़ता है, कब इंटरसेक्ट करता है, बस इतना ही। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप एक लाइन अपने मन से यहाँ से ड्रॉ करो, तो ये क्या होगा? रेडियस होगा आर। और ये भी लाइन, चूंकि ये सेंटर है तो ये भी रेडियस है। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता है ना कि मान लो कि ये पॉइंट यदि एम होता, एम और ये एन, तो पी एम गुना पी एन बराबर क्या हो जाएगा? पी ए गुना पी बी। कोई बड़ा चीज नहीं है, सिमिलरिटी से ये चीज प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो देखो, यानी आपको याद ये रखना है, अच्छा जरूरत पड़ेगा तो प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये लाइन मल्टीप्लाई ये पूरी लाइन बराबर होगा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये पूरे लाइन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पी एम दे रखा है, सुनो, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा 17 था, चूंकि हमको यहाँ डिस्टेंस तक ही जाना है, तो ये तो आर है, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, तो ये 17 माइनस आर होगा। कोई दिक्कत है क्या? पूरा 17 है तो रेडियस माइनस करेंगे तब ना ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगा भाई। ओके, और ये वाला डिस्टेंस, यानी जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला पूरा डिस्टेंस जो पी एन निकालना है, हमको क्या करना है, तो ये यहाँ तक तो 17 था, और ये क्या है? आर है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 17 प्लस आर। और ये क्या है? पी ए और पी बी, तो पी ए कितना है? 8,
और पीवी कितना है, जोड़ देंगे। पीवी 8 7 15, तो 15 8 20 से। अब भाई साहब रेडियस निकालने बोला है। देखो इतना चीज़ें तो नॉर्मली आपको पता रहता है। हाँ, इसमें बस क्या ध्यान रखना है आपको कि ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो बस सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब क्या हमको इसको क्वाड्रेटिक बनाना है या ऑप्शन से जाना है? तो क्वाड्रेटिक कभी नहीं बनानी, हमको ऑप्शंस पे जाना है। आर की वैल्यू उठा लो, ऐसा वैल्यू उठाओ जो इसको वेरीफाई कर दे। आप बोलोगे कि सर आपको तो पता रहता है, आप उठा लेते हो, कोई बात नहीं, हम वही ऑप्शन उठाते हैं जो नहीं होगा। ठीक है, 17, देखो जैसे कि आर मैंने 14 उठाया, तो 17 14 31। क्या 31 को हम किसी से प्रोडक्ट करेंगे तो 120 तक पहुंचेंगे क्या? नहीं। 17 15 32, क्या 120 वो पहुंचा सकता है हमको? नहीं। 17 12 29, क्या पहुंचा सकते हैं? नहीं। 17 13 30, 17 13 30 मल्टीपल है, और 17 में 13 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 30 चौक 120। तो ये मेरा वेरीफाइड है। तो ये जब वेरीफाइड है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा स्मार्ट सोचना पड़ेगा, ठीक है? ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक करने बैठे गए। हमको ऑप्शंस क्यों दिया जाता है? हमको ऑप्शंस इसलिए दिया जाता है ताकि हम ऑप्शंस का यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस इसलिए दिया जाता है कि सिर्फ आप ट्रेडिशनल सॉल्व करते रहो और अपना टाइम बर्बाद करते रहो, राइट? सो आपको ये चीज़ समझ में आएगा ना, ये वाला सिमिलरिटी से ये चीज़ें जाती है, ये पूरी और इसका प्रोडक्ट और ये इसका प्रोडक्ट और ये पूरे का प्रोडक्ट बराबर होता है, राइट? नेक्स्ट पे चलता है। देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ना सीजीएल मेंस में, और देखो मेंस के मॉक टेस्ट में खूब मिलते हैं। जैसे कि आप ओली बोर्ड का टेस्ट लगाओगे तो डेफिनेटली वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इस बार एनटीपीसी ने पूछा है, और अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। मैंने लास्ट के वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, जो कि क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है कि हाँ कुछ तो पावर इसने लगाया है एनटीपीसी ने। अब यदि आप सोचोगे कि ये पुराना वाला टाइम रहा तो भाई साहब भूल जाइए कि रेलवे अब उतना इजी, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि टफ है, बट ये कहते हैं कि अब उतना इजी नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसने बनाए हैं। तो इस सवाल में ये है कि डी ई एफ जी एस टी और यू जो है ना, 7 बक्सा है, एक के ऊपर एक दूसरे को रखा गया है, राइट? तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि ऐसे सवाल में आपको ये नहीं पता ना कि फिक्स्ड क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी से हम फिक्स, मतलब पॉसिबिलिटी जब हम ड्रॉ करते हैं तो फिक्स तक कैसे जाते हैं? तो हम क्या करते हैं ना कि दोनों चीज ड्रॉ करते हैं। फिक्स वाले तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, और पॉसिबिलिटी को भी ड्रॉ करेंगे, और पॉसिबिलिटी से ही और दोनों को मर्ज करके हम आंसर तक जाएंगे, राइट? तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। पहले तो 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक दूसरे को रखा गया। अब सुनना ध्यान से कि मेरे पास 7 बॉक्स है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बॉक्स है। ये इस साइड मेरा रफ सीट रहता था, पहले से भी पता है आपको, यदि चल रहे हैं मेरे साथ तो, ठीक है? तो इसका ये लाइन पढ़ना, ओनली 2 बॉक्स। बाकी बात तो इधर तो पता ही है कि कुछ नहीं दे रखा है इसने, सिर्फ 7 बॉक्स का नाम दे रखा है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड ई, मतलब टी और ई के बीच में इसने 2 बक्सा रखा है। आपको ये तो नहीं पता ना भाई कि टी ऊपर में है, हो सकता है कि ई ऊपर में हो और टी नीचे हो। इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना, आपको आना चाहिए। अब देखना अगला लाइन जो है, ओनली एस इज केप्ट एबव जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एस को जी के ऊपर रखा गया। क्या ये पॉसिबिलिटी या फिक्स है? पूछो अपने आप से, किस ओनली एस इज द कैप
इज कैप्ट मतलब एबव जी, मतलब जी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एस है, तो ये तो फिक्स्ड चीज हो गई ना कि एस के मतलब जी के ऊपर सिर्फ एस है। बोला हाँ, ठीक है, फिक्स वाले को हम लगले लगा देंगे, मतलब साथ ही साथ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन देखना, नो बॉक्स इज केप्ट बेलो ए। ये लाइन ना एग्जाम्स में जब प्रेशर रहता है ना, तो यही सब चीज़ों में गलती होते हैं कि नो बॉक्स इज केप्ट बेलो ई, मतलब ई के नीचे कोई बॉक्स नहीं है। क्या ये फिक्स्ड है? बिल्कुल फिक्स है। ई के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि ई मेरे पास यहां पे आएगा। बोला ठीक है। अब देखो, जब आप पॉसिबिलिटी और फिक्स को ड्रॉ करते हो तो आपको मर्ज करना आना चाहिए कि हम मर्ज कैसे करें। मैं दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या है, तो यदि ये ई है और यहाँ पर टी है, तो इसका मतलब है कि ये इससे मर्ज हो जाएगा। तो हम कौन सा ऑप्शन उठाएं बताओ? ये वाला उठा लें, देखो ये वाला उठा लें या ये वाला उठा लें। क्या ये कभी उठ सकता है? क्या नहीं उठ सकता, क्योंकि यहाँ पर ई के नीचे 3 बक्सा है, लेकिन यहाँ पर ई के नीचे कोई बक्सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उठेगा, यानी मेरा ये वाला चीज उठ जाएगा, यानी इस चीज को मैं सेट करूंगा, तो टी मेरा यहाँ पर आ जाएगा कुछ, टी दोनों को बीच में ई है। कवर हो गया ना? आगे चलते हैं। आगे देखो, ये बोलता है ना कि डी इज केप्ट एट सम प्लेस बेलो एफ, मतलब डी को, डी इज केप्ट एट सम प्लेस बेलो एफ, मतलब डी को एफ के नीचे रखा गया। देखो सम प्लेस का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि उसके बीच में गैप भी हो, नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक बक्सा रखा भी गया हो, नहीं भी रखा गया हो, दो भी रखा जा सकता है, तीन भी रखा जा सकता है। सम प्लेस का मतलब यही होता है कि मतलब एफ जो है डी के ऊपर है। अब देखो आगे क्या है, बट एट सम प्लेस एबव यू, किसकी बात कर रहा है? ये डी की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है। तो डी एफ के नीचे है बट यू के ऊपर में है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके बीच में बक्सा है क्या नहीं है। लेकिन आप इतना तो कह सकते हो ना कि एफ डी यू का इस सीरीज में, मतलब कि एफ ऊपर में होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद यू होगा, तो आपके पास 3 बक्सा है। अब देखो इसको जो आप ड्रॉ कर रहे हो, इसको यहाँ पर आप कैसे ड्रॉ करते हो? अब पता चलेगा आपको कि एक ये जगह मेरा खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा? एफ। उसके बाद यहाँ पर क्या रखूंगा? डी। उसके बाद यहाँ पर क्या रखूंगा? यू। क्या समझ में आ रही है आपको? और सवाल इसने क्या पूछा, विच बॉक्स इज कैप्ट थर्ड एबव यू, यू के ऊपर थर्ड पर कौन स्थान होगा? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये होगा, यानी आंसर क्या होगा मेरा? एफ। क्या बात, एक बात बताना, ध्यान मतलब ईमानदारी बताना, जब आप एग्जाम्स में रहोगे और जब आपके अंदर इतना प्रेशर रहता है, पता है कि कितना प्रेशर होता है, तो क्या इतनी चीज़ें बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व कर सकते हो? क्या कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम भी एग्जाम देते हैं और दिए भी, बहुत दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी मच नीडेड इन स्मार्ट वे विथ स्मार्ट अप्रोच। जब स्मार्ट अप्रोच में आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर चीज़ें मज़ा आता है। तो आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करने में ना, तो आपको बच्चा वाला खेल लगेगा, अरे यार ये तो ये पॉसिबिलिटी होगा, ये पॉसिबिलिटी होगा, फिक्स वाली चीज़ को यहाँ पर करेंगे, फिक्स वाली चीज़ को लगाएंगे, फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है हमारा, लेकिन हाँ इतना सा फिक्स जरूर है कि एफ ऊपर में आएगा, उसके बाद डी, उसके बाद नीचे यू आएगा। और इसी डेटा को, ये रफ सीट का काम है, ठीक है, ये रफ सीट का काम है, तो इसी डेटा को इसमें फिर हम मर्ज कर देंगे। अब जैसे मर्ज करोगे तो आप आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ठीक है, राइट। सो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, राइट, शायद क्या ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। और जो जिन्हें कहीं कोई डाउट लगे
तो आप कमेंट कर सकते हो यार। पहले तो डाउट रहेगी नहीं, यदि आप कूल माइंड होके देख रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, तो डाउट आपका डेफिनेटली नहीं रहेगा। ठीक है, यदि उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं बुशरा बैक 22 में, तब तक के लिए जय हिंद।